श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स जब छोटे बच्चों को हो क्या होती हैं और इस समय इनसे हमें कैसे निपटना है, और छोटे बच्चे जब अगर हमारे केंद्र में हैं, शाला पूर्व केंद्र में या क्रैश में, तो हमें क्या करना है। तो देखें कि इस यूनिट का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप श्वसन तंत्र संबंधी जो भी आपके बच्चों को बीमारियां होते हैं उसके लक्षण क्या हैं यह आप समझ पाएंगे। छोटी मोटी जो आम सिंपल इन्फेक्शंस हैं उनका केंद्र पे बच्चे को आप कैसे राहत दिला सकते हैं ये कर पाएंगे जब तक कि बच्चा डॉक्टर ना बुला भेजा हो या वो मेडिकल सेंटर ना गया हो। इमरजेंसी किसको कहते हैं ये समझ पाएंगे, और बच्चे को तुरंत अस्पताल कब ले जाना चाहिए ये समझ पाएंगे ये यूनिट करने के बाद। और माता पिता, आपके जो स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं उनके माता पिता यदि आपसे प्रश्न पूछे तो विभिन्न प्रकार के ये श्वसन तंत्र के संबंधी इन्फेक्शंस को कैसे इनकी देखभाल करनी है और बच्चे को इसके साथ कैसे डील करना है ये आप उनको समझा पाएंगे। तो आइए पहले ये समझते हैं कि हमारा जो श्वसन तंत्र है ये इसमें क्या क्या शामिल है। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको मेन तौर पे दो भागों में विभाजित करते हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट्स। तो ऊपर के रेस्पिरेटरी पार्ट्स में क्या होता है, हमारे नाक के हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं जिसको हम नेजल कैविटी कहते हैं, दोनों जहां से हमारी हवा जाती है, और फिर गले के पीछे का हिस्सा जो हम जब मुंह खोलते हैं तो हमें दिखता है जिसको कि हम फेरिंग्स कहते हैं, और लैरिंग्स जिससे कि जहां से हमारी आवाज निकलती है। ये गले खोले हम गले के पीछे झांके तो हमें ये दिखता नहीं है, परंतु जो गले के पीछे का हिस्सा फेरिंग्स है जो हमें दिखता है उसके ठीक नीचे ये वॉइस बॉक्स होता है लैरिंग्स। और ये गले के दोनों आसपास में हमारे दो आपको बड़े बड़े मांस के झूले से लटकते नजर आएंगे जिसको हम कहते हैं टॉन्सिल्स। अब देखें कि निचले श्वसन तंत्र में क्या क्या शामिल है। तो ये चीजें हमें नजर नहीं आती हैं, सीधा ही हमारे गले के बाद नीचे एक मोटी सी एक नली होती है जिसको कहते हैं ट्रैकिया, जिसमें से हवा घुसती है। और हमारी छाती के हमारे जो ये रिब केज है, जो सामने जो हमारी पसलियों की अंदर जो हड्डी है उसके अंदर हमारे दो लंग्स होते हैं। तो जो ये ट्रैकिया है ये हमारे गले से नीचे जाती हुई दोनों लंग्स में एक एक उसकी ब्रांच चली जाती है। तो ये एक एक ब्रांच जो चली जाती है इसको कहते हैं ब्रोंकाई। तो एक सीधी नली पहले हमारी गर्दन गले से नीचे जाती है और लंग्स तक पहुंचते पहुंचते वो दो में विभाजित हो जाती है। दोनों नलियां अब एक एक लंग में जाती हैं, और आगे जाके लंग के अंदर ये प्रत्येक नली और भी विभाजित हो जाती है और छोटी छोटी इसकी और नलियां बन जाती हैं जिसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ये जो हर ब्रोंक्यूल जो है, हर छोटी नली जो है, इसका आखिरी का सिरा एक छोटे से एक बैग की तरह होता है जिसको कहते हैं एल्वियोलाई। और इस छोटे से बैग में बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है, यानी हमारे बहुत सारी खून की वहां पे आपकी शिराएं वगैरह होती हैं। और इसी जगह पे जो ये एल्वियोलाई है और इसके जो ब्लड वेसल है, यहीं पे ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। जो हमने सांस के द्वारा ऑक्सीजन ली वो इन ब्लड वेसल्स से हमारे बाकी शरीर में जाती है, और बाकी शरीर की जो कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्लड वेसल्स उठा के लाते हैं वो वापस इस एल्वियोलाई में आ जाती है, और फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और ट्रैकिया और फिर फेरिंग्स और नाक के नथुनों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है हमारी सांस लेने की, जो यहाँ पे हमारे नाक से शुरू होती है और अंदर फेफड़ों में जो अदृश्य है, हमें जो दिखता नहीं वो हिस्सा, वहां पे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो एल्वियोलाई में जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें जो खून बह रहा है, जो हमारा खून है वहां पे लंग्स में जो ऑक्सीजन से भरपूर है वहां आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है, और ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाकी शरीर के सभी हिस्सों से लेके आ रहा है ब्लड, वो लंग्स में आ जाती है और हमारे मुंह के थ्रू वापस चली जाती है। तो ये है सारी हमारी प्रक्रिया सांस लेने की। अब इसमें अलग अलग इसके जो मैंने आपको पार्ट्स बताए, इसमें अलग अलग पार्ट्स में इन्फेक्शन होने के कारण हमें श्वसन तंत्र संबंधी बच्चे को कोई भी बीमारी या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब ये सभी ट्यूब्स जिनका मैंने वर्णन किया था, ट्रैकिया, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, या ये जो एक बैग नुमा जो इसका अंतिम छोर है, ब्रोंक्यूल्स का जो अंतिम छोर एल्वियोलाई जो बैग नुमा है, ये सब अंदर एक टिश्यू से इनका लाइनिंग होती है, और ये टिश्यू एक थोड़ी सी म्यूकस सेक्रीट करता है ताकि ये सारा रास्ता जो है ये गीला रहता है। हम आप भी जानते हैं जब हम सुबह हमारा बलगम इत्यादि जो हमारे आती है जब बीमार पड़ने पे, नाक में जुकाम खांसी होने पे, तो वो ये बलगम जो है वो यही म्यूकस है जो इन्फेक्शन के कारण एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने लगती है, और फिर उसको हम नाक के थ्रू या गले के थ्रू खांस के या नाक साफ करके उसको बाहर निकालते हैं। तो ये म्यूकस नॉर्मल तरीके में ये हमारे जो ये एयर पैसेजेस हैं इनको
नम यानी कि गीला रखती है, तरावट में उनको रखती है। और फिर हमारा लास्ट भाग है लंग्स, जो हमारे 2 लंग्स हैं, एक तरफ दोनों तरफ एक एक लंग है, और ये लंग्स में 2 थिन लेयर्स से ये ढके होते हैं, वंस अगेन टिश्यू के दो थिन लेयर्स से, जिसको कहते हैं प्लूरा। और इन जो 2 थिन लेयर्स के बीच की कैविटी को कहा जाता है प्लूरल कैविटी। और ये जो 2 बीच के कैविटी हैं, ये आमतौर पर ये एम्प्टी यानी खाली होती है। ये जो 2 सतहें हैं, ये जो 2 थिन लेयर्स हैं जिससे लंग ढका हुआ है, पहले एक परत और फिर दूसरी परत, तो इन दूसरी दोनों परतों के बीच का हिस्सा वैसे तो नॉर्मली खाली रहता है, परंतु बीमार होने पे इसमें खून या पस या पानी जम जाता है। तो अगर हमने ये क्यों पढ़ी, अगर हम थोड़ी सी संरचना समझेंगे, तो जब श्वसन तंत्र की कोई बच्चे को इन्फेक्शन होगी तो हम यह समझ पाएंगे कि कौन सा भाग श्वसन तंत्र का इफेक्ट हुआ है इस समय, और हमें बच्चे के लिए किस प्रकार से उसका किस प्रकार से देखरेख करनी है, या ये कितना सिवियर इन्फेक्शन है जो उसको अभी हुआ है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन अगर ऊपरी श्वसन तंत्र के हिस्से में हुआ है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे। तो ऐसे जो इन्फेक्शन हमें सिर्फ केवल नाक के हिस्से में या गले के पीछे फेरिंग्स में या हमारी वॉइस बॉक्स लैरिंग्स में हुआ है तो हमारे को क्या सिम्टम्स होंगे। एक तो नाक बहेगा, नाक बहने के अलावा हो सकता है हमें गले में दर्द हो, यानी जो हमारे गले का पिछला भाग है, अगर बच्चे का मुंह खोल के देखेंगे तो हमें वो आमतौर से ज्यादा लाल दिखेगा और बच्चा कहेगा मुझे गले में दर्द हो रहा है, और निगलने में हो सकता है उसको थोड़ी सी मुश्किल हो। अक्सर ये बहुत एक सीरियस बीमारी नहीं है क्योंकि ऊपरी तंत्र तक ही लिमिटेड है इन्फेक्शन, इसलिए सीरियस नहीं है। कभी कभी सूखी खांसी भी हो सकती है, नो सिक्रीशन यानी कोई बलगम नहीं निकल रही है, एक ड्राई कॉफ है, सिक्रीशन नहीं है। कभी कभी कान में दर्द हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि हमारे नाक और कान साथ में अंदर एक नली के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। गले खराब और नाक का इन्फेक्शन होने का दर्द जो है वो हमें कान में भी कई बार महसूस होता है। अब ऊपरी श्वसन तंत्र में और क्या हो सकता है कि जो हमारे गले के आसपास के जो टॉन्सिल्स हैं, जो आमतौर पर दिखाई देते हैं परंतु बहुत ही मामूली से, वो जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ये स्वेलिंग होके मोटे और बड़े हो जाते हैं, लटकने से लगते हैं और दिखता भी है, ऐसे लगता है मान लो पूरा गला ही टॉन्सिल से बंद हो जाएगा। तो ये टॉन्सिल में फिर दर्द होती है और बच्चे को निगलने में दर्द होती है। ऊपरी श्वसन तंत्र का इन्फेक्शन जो है वो उतने सीरियस नहीं माने जाते हैं जितना निचले भाग के इन्फेक्शन माने जाते हैं। अब ये देख लेते हैं कि लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो हमारे निचले श्वसन तंत्र हैं उसमें अगर इन्फेक्शन होगा तो क्या लक्षण होंगे। तो ये होगा कि अब तो जो खांसी होगी वो गीली होगी, यानी अब बलगम निकल रही है जो पीली, कई बार हरे रंग की, और बदबू भी हो सकती है उसमें। बच्चे के श्वास लेने का जो दर है, यानी 1 मिनट में वो कितनी सांसें ले रहा है, ये बहुत बढ़ जाता है। नॉर्मल है कि लगभग 25 सांसें आए 1 मिनट में, परंतु जब श्वसन तंत्र में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो 40 तक सांसें आ जाती हैं 1 मिनट में, और इस अवस्था को कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब बहुत मुश्किल होना, रेस्पिरेटरी मतलब सांस, तो यानी ये बहुत ही एक डिस्ट्रेस यानी मुश्किल की स्थिति है और बच्चे को तुरंत सहायता चाहिए। और हमें कैसे पता चलेगा कि निचला श्वसन तंत्र प्रभावित है, वो ये है कि नाक के नथुने सांस लेते समय थोड़ा फैलने लगेंगे। हम नॉर्मली जब सांस लेते हैं तो हमारे नाक के आसपास का जो ये नथुना है ये नॉर्मल रहता है, परंतु जब हमारे को सांस लेने में मुश्किल होती है, हम खींच के जब सांस लेते हैं तो ये जो नथुने हैं ये आपको फैलते हुए नजर आएंगे, दिख जाते हैं। तो नथुनों का फैलना मतलब है कि बच्चे को सांस लेने, हवा अंदर आने और जाने में मुश्किल हो रही है, इसलिए नथुने फैल रहे हैं। इसलिए नथुने फैलने का मतलब बच्चे को जो संक्रमण है वो थोड़ा गंभीर है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि बच्चे के चेहरे का रंग नीला भी हो जाता है, जिस कंडीशन को कहते हैं साइनोसिस। अब नीला क्यों हो जाता है, क्योंकि आपके लंग्स में जितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए उतनी नहीं जा रही, तो ऑक्सीजन की कमी चेहरे पे नीला रंगत लाती है। वंस अगेन ये काफी मतलब सीरियस स्थिति है और ये दिखाता है कि इन्फेक्शन जो है वो काफी गंभीर हो चुका है। ऐसा अक्सर अस्थमा या निमोनिया में होता है। सांस में आवाज आएगी, जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो आवाज नहीं आती है, कोई हमारे साथ बैठा आदमी हमारी सांस सुन नहीं सकता, परंतु अगर निचले तंत्र में मुश्किल है तो हमारी ब्रीदिंग जो है नॉइजी हो जाती है। कभी कभी वीजिंग का भी सुनाई दे सकता है आपको। वीज का मतलब क्या है कि सांस अंदर और बाहर छोड़ते टाइम एक आवाज आती है, जैसे कि खींच के साथ एक सीटीसी बजने की आवाज आती है, खींच के क्योंकि सांस ले रहा है व्यक्ति। ये इसलिए होता है क्योंकि इन्फेक्शन के कारण जो मैंने आपको सब नलियों के नाम बताए थे, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सब सिकुड़ जाते हैं।
और सिकुड़ जाते हैं तो हवा का अंदर आना और बाहर फेंकना में इनको मुश्किल होती है, जोर लगा के फेंकनी पड़ती है। वो जोर लगा के कारण फेंकने से बाहर आवाज एक सीटी की तरह पे आती है। तो सांस जब बाहर की तरफ आदमी फेंकता है तो एक सीटी जैसी आवाज आती है जिसको कि कहते हैं व्हीज। अगर ये सब हमें लक्षण दिखें जो यहाँ पे हम अभी देख रहे हैं, गीली खांसी, तेज सांस का चलना, नथुनों का फूलना, चेहरे का नीला होना, आवाज होना ब्रीदिंग में, और या वीजिंग सीटी जैसी आवाज होना, इसका मतलब है कि लोअर निचला जो तंत्र है वो अफेक्टेड हुआ है और इन्फेक्शन सिवियर है। आइए अब देखें कि आम कौन कौन सी बीमारियां हैं श्वसन तंत्र की और इनसे कैसे निपटा जाए। तो पहला तो एक है जो आम, जिसको हम कहते हैं आम जुकाम होना या जिसको कहते हैं कॉमन कोल्ड। अब इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन के मारे जो नाक है वो काफी बहने लगता है, क्योंकि जो हमारी नाक के सारे, मैंने बोला था म्यूकस है सारे हमारे रेस्पिरेटरी पैसेजेस में, ये इन्फेक्शन के कारण अत्यधिक मात्रा में बनने लगती है और ये म्यूकस बाहर निकलती है या हमें निकालनी पड़ती है, जिसको कि हम बहती हुई नाक कहते हैं, जो बच्चों की नाक बहती हुई लगती है। अब अगर ये आम संक्रमण है तो ये लगभग 1 सप्ताह तक रहता है और अपने आप ही ठीक हो जाता है अगर संक्रमण ना बढ़े। तो इस समय मात्र बच्चे के नाक साफ रखना ताकि उसको सांस लेने में आसान हो, इतना करना ही अक्सर काफी होता है। बच्चे को, अगर छोटा बच्चा है, उसको सिखाना पड़ेगा कि नाक कैसे साफ करना है, जिसको हम कहते हैं ब्लो योर नोज, जिसको हम कहते हैं। और रात को सोते समय बच्चे का सिर थोड़ा सा उठा के रखेंगे तो उसको सांस लेने में आसानी होगी। तो अक्सर कॉमन कोल्ड जो होता है, ये विटामिन सी अगर लें, सही मात्रा में डाइट में रहे तो कॉमन कोल्ड से बचा जा सकता है। हो जाने के बाद भी लोग विटामिन सी लेते हैं, परंतु होने से पहले लेते तो बेटर था, क्योंकि तब ना होने के आप उससे बच सकते थे, जो कि बाद में थोड़ा मुश्किल होता है। तो कॉमन कोल्ड अपने आप ही 7 दिन में ठीक हो जाता है और बहुत इससे घबराने की बात नहीं है। जरूरत है तो कुछ गर्म पानी इत्यादि बच्चा खा सकता है, पर अगर गला खराब नहीं है तो उससे भी कोई खास बहुत वो नहीं है। तो आम नॉर्मल बचाव से ये चीज ठीक हो जाती है। अगला पॉइंट, अगली बीमारी देखते हैं जो बच्चों को हो सकती है, वो है गले में दर्द। जैसे मैंने कहा था, गले के पीछे का हिस्सा लाल और पेनफुल हो जाता है और निगलने में, थूक निगलने में भी मुश्किल होती है। अब इसमें अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है और गरारे कर सकते हैं तो इससे बहुत आराम मिलता है और जो ये दर्द है इससे जल्दी से ही आराम मिल जाता है। परंतु अगर टॉन्सिल्स बढ़ चुके हैं और आपको मुंह खोल के बच्चे के टॉन्सिल्स बड़े नजर आते हैं तो डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिवियर टॉन्सिलाइटिस और डिप्थीरिया में भेद करना मुश्किल हो जाता है आम व्यक्ति को। और डिप्थीरिया जो बीमारी है, आप जानते हैं कि ये जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए उस समय बिल्कुल भी देर ना करें। अगर बच्चे के, खासकर छोटे बच्चे के टॉन्सिल्स बढ़े हुए नजर आए तो हमें तुरंत डॉक्टर से बात करना चाहिए। और ये भी देखें कि अगर आपने जो भी अपने कोई घरेलू उपचार वगैरह कर रहे हैं, गला, जो गले का दर्द है, सिंपल गले का दर्द या लाल गला है, अगर 3 दिन तक वो गला ठीक नहीं होता है तो ये सीरियस हो सकता है, ये स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट हो सकता है। छोटे बच्चों में हम ध्यान रखें कि अगर उसको सोर थ्रोट हुआ है और 3 दिन आपके कोई भी उपचार करने से वो ठीक नहीं हो रहा है, उल्टा बिगड़ ही रहा है या जरा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा है, तो डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जो ये मैं बता रही थी, ये स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट हो सकता है, विच इज अ सीरियस इलनेस। क्योंकि इसमें क्या है कि वो जो बैक्टीरिया है फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और बच्चे को एक किस्म की कंडीशन, बीमारी हो सकती है जिसको कहते हैं रूमेटिक फीवर। इससे क्या होता है कि जॉइंट्स जो हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसमें स्वेलिंग और पेन होती है, और हार्ट के वाल्व्स भी अफेक्ट हो जाते हैं। और फिर ये बच्चे की कंडीशन जो है ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। इसलिए सोर थ्रोट जहां एक और बड़ी आम बीमारी है जो आम हम सोचते हैं घरेलू इलाजों से ठीक हो पाएगी, दूसरी ओर ही इसके ऊपर ध्यान देना भी हमें उतना ही जरूरी है, नजर में रखना है बच्चे के सोर थ्रोट को। अगली आम बीमारी देखते हैं, वो है खांसी। खांसी भी कई प्रकार की होती है। जब केवल ऊपरी श्वसन तंत्र इफेक्टेड होगा तो एक सिंपल, कई बार तंग कर देने वाली खांसी होती है, जिसमें हो सकता है गला भी खराब हो आपका, जरूरी नहीं है कि फीवर हो। अक्सर कॉफ सिरप से ये खांसी कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि केवल ऊपरी श्वसन तंत्र ही अफेक्टेड है। कभी कभी रात को खासकर अगर बच्चा खांसता है बार बार और कोई बलगम नहीं है, केवल ड्राई कॉफ है, तो ये बच्चे में पेट में कीड़ों के कारण हो सकती है, कृमि ग्रसन के कारण हो सकती है। तो कृमि ग्रसन का इलाज करना यहाँ पे बहुत जरूरी है, ये उसी के कारण ड्राई कॉफ है। अब अगर खांसी के साथ बुखार है तो ये ज्यादा सीरियस कंडीशन है। यहाँ पे हमने बात की थी कि खांसी है, जस्ट खांसी है
तंग कर रही है, परंतु जस्ट खांसी है, बुखार नहीं है। अब यहाँ अगर बुखार है और साथ में सांस लेने की भी दिक्कत बच्चे को महसूस हो रही है, यानी 1 मिनट में 25 से ज्यादा सांसें चल रही हैं, तो ये ब्रोंकाइटिस की निशानी हो सकती है, जो कि बच्चे में बहुत ये सीरियस प्रॉब्लम है और इसमें हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए और डॉक्टर तक पहुंचना चाहिए। डॉक्टर तक पहुंचने से पहले आप बच्चे को आराम दिलाने के लिए स्टीम इनहेलेशन जरूर कराएं, क्योंकि मेन बात बच्चों में जो हो रही है श्वसन तंत्र की बीमारी, जो हमारे को बात समझने की है, वो ये है कि बच्चे का सब कुछ ही बहुत छोटा है ना, और सांस की जो नलियां हैं वो भी छोटे ही साइज में हैं, छोटे आकार में। अगर वो छोटी सांस की नलियां और संकीर्ण हो गई, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण म्यूकस बन रहा है, तो अब हवा जाने का रास्ता कम हो गया है, तो बच्चे में बहुत जल्दी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए श्वसन तंत्र की बीमारियों में बच्चे के साथ हमारे पास बहुत ज्यादा हम उसको ढीले में ना छोड़ें, फटाफट से देखें कि कितना सीरियसनेस में है, तो डॉक्टर के पास पहुंचने में बिल्कुल भी विलंब ना करें, क्योंकि फिर वो जो स्टेजेस हैं आगे, ऑक्सीजन की कमी होना, नीला पड़ जाना, वो सब बहुत ही जल्दी जल्दी से फिर आ जाती हैं। वीजिंग की बात मैंने आपको बताई थी कि हर वक्त जब बच्चे सांस लेता है तो एक सकिंग साउंड, जैसे कि करके एक अंदर को आवाज जाएगी, जैसे जब एयर अंदर जाती है। अब ये इसलिए है क्योंकि ये जो सांस की नलियां हैं संकीर्ण हो गई हैं और इसमें सेक्रीशन हो गई है। अब ये वीजिंग क्यों होती है? क्योंकि बच्चे को हो सकता है एलर्जी हो सकता है, आप जानते हो अपने आसपास के कई लोगों को जो वैसे तो सारा साल ठीक रहते हैं, बट कुछ खास महीनों में, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में अप्रैल मई के महीनों में काफी एलर्जी और काफी आंधियां उड़ती हैं, पॉलन भी उड़ता है, डस्ट भी उड़ता है, गेहूं की कटाई भी होती है, उसके कारण सारा जो एलर्जेंस हैं वो घूम रहे होते हैं हवा में, और जो लोग इससे एलर्जिक होते हैं उनको बैठे बिठाए सब कल ठीक होते हैं, और आज क्योंकि पोलन का लेवल हवा में बढ़ गया है तो उनकी वीजिंग शुरू हो जाती है। तो ये वीजिंग जो है ये कई बार एक एलर्जिक रिएक्शन है जो अपने आप उस मौसम के ठीक होने के बाद फिर व्यक्ति को अपने आप ठीक हो जाती है, परंतु हाँ जिस दौरान वीजिंग है उस दौरान उसको डॉक्टर से सलाह लेके उचित दवाई लेनी ही होगी। कई बार ये वीजिंग जो है, एक तो हुई एलर्जिक वीजिंग, और एक है कि इन्फेक्शन जैसे टीबी, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस वगैरह और अस्थमा में इसके कारण आपकी वीजिंग, कई बार वर्म इन्फेस्टेशन के साथ भी वीजिंग हो सकती है। तो इन्हीं सब मामलों में हमें डॉक्टर के पास जाना है। जब तक डॉक्टर के पास पहुंचे हम स्टीम दें ताकि सांस की नलियां खुले, और कॉफ सिरप दें। कॉफ सिरप देने से ये होता है कि जो आपकी म्यूकस अंदर बन रही है वो नरम होके बाहर निकलने को आती है, क्योंकि म्यूकस नहीं सारी जगह ली हुई है। तो कॉफ सिरप हमारा इस कारण से हमारे को फायदा पहुंचाती है इन सब श्वसन तंत्र की प्रॉब्लम्स में। मैंने आपसे बोला था कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी सांस लेने में गंभीर तकलीफ, इसका क्या मतलब है? तो ये है कि जब सांस लेना व्यक्ति को मुश्किल लगता है और व्यक्ति एंग्शियस होता है, उसको लगता है मेरे को पता नहीं दूसरा सांस आएगा कि नहीं। अब बच्चा है वो शायद ये बात ना बता पाए, आपको उसके चेहरे से पता चलेगा कि उसका जो सांस लेने में मुश्किल हो रहा है। और जब बहुत कम ऑक्सीजन इनटेक अंदर हो जाता है तो बच्चा जो है नीला पड़ना शुरू हो जाता है। ये ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, निमोनिया या एलर्जिक कंडीशंस में हो सकता है। एनीमिया के कारण और डिहाइड्रेशन यानी कि जब बच्चे को लूज मोशन लगे हों और बहुत सारा पानी का लॉस हो गया हो तब भी ये हो सकता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में बिल्कुल भी समय नहीं है हमारे पास रुकने का, हम डॉक्टर के पास जाएं, बच्चे को फ्लूइड दें, लिक्विड दें काफी, क्योंकि रैपिड ब्रीदिंग जो उसको 40 से ज्यादा ब्रीदिंग हो रही है हर मिनट में, उससे बहुत पानी का लॉस हो चुका है और जो अंदर सिक्रीशंस हैं निकल रही हैं वो सूखने लगती हैं तो और मुश्किल करती हैं, तो ताकि वो सूखे ना और ड्राई अप ना हो अंदर, इसलिए प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स इस समय देना बच्चे को बहुत जरूरी है। एक और कंडीशन जो हमारी श्वसन तंत्र से संबंधित होती है उसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव लैरिंजाइटिस। इस केस में क्या होता है कि जो वॉइस बॉक्स है हमारा, उसमें एक ब्लॉकेज के कारण कुछ ब्लॉकेज हो जाता है और जिसके कारण सूखी खांसी होती है और सांस लेने में बच्चे को मुश्किल लगती है। तो बच्चे को वंस अगेन बच्चा नीले रंग का पड़ सकता है क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जा रही है, सांस लेने में सकिंग साउंड आ सकता है, और ये डिप्थीरिया जैसे केसेस में ज्यादा होता है और बहुत सीरियस होता है। डिप्थीरिया के केस में जो ये हमारा वॉइस बॉक्स है उसके ऊपर एक झिल्ली बनने लग जाती है, और वो झिल्ली अगर समय पे नहीं पहुंचाया जाए तो पूरी वो झिल्ली बन जाएगी वॉइस बॉक्स के ऊपर, हवा अंदर नहीं जा पाएगी बच्चे के एयर पैसेजेस में और बच्चे की मौत भी हो सकती है। अब इस केस में एक तो ये बात थी कि ये ऐसी कंडीशन ना हो तो हमारे को डिप्थीरिया के जो हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन वगैरह उसके हम टीके लगाएं।
अगर उसके अलावा भी हो गया है, हमें ऐसे ये दिख रहा है, ऐसी कंडीशन दिख रही है, तो तुरंत बच्चे को हमें अस्पताल ले जाना चाहिए। एक और जो आम बीमारी जिसको हम जानते ही हैं या जिसके नाम से हम परिचित हैं वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस से इसका नाम से ही पता चलता है, ब्रोंकाइटिस मतलब जो हमारी सांस की नलियां थी, ब्रोंकाइड और जो थी उनमें इन्फेक्शन हो गया है। यहाँ कॉफ और फीवर रहेगा, सांस लेने में मुश्किल होगी और बच्चे को ऐसा भी एहसास होगा कि मेरे छाती को किसी ने जकड़ लिया है, या बहुत एक टाइट फीलिंग लगेगी जैसे उसकी छाती को जकड़ लिया है, सांस खुल के नहीं आ रहा है। सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, डॉक्टर के पास वंस अगेन जाना है, समय नहीं गंवाना है। कफ सिरप, ताकि एयर ट्यूब्स जो हैं हमारी, जो सांस की नली स्टिकी ना हो, और स्टीम इनहेलेशन से भी बच्चे को हेल्प मिलेगी। एस्थमा की कंडीशन, ये कई बच्चों को बहुत जल्दी ही हो जाती है, इनफैक्ट 1 साल में भी बच्चों को ये दिखाई देती है, क्योंकि खासकर जैसे जब आप बहुत पोल्यूटेड जैसे जगहों में रह रहे हैं तो पोल्यूशन के कारण बच्चों को सांस की नली में एलर्जिक रिएक्शंस के कारण भी सांस की नलियां जो हैं वो एकदम कंस्ट्रिक्ट सी हो जाती हैं, और 1 वर्ष 2-3 वर्ष के बच्चों को भी एस्थमा अटैक्स होते हैं और बार बार अटैक्स भी होते रहते हैं। तो जब मौसम जब बदलता है, चेंज इन टेम्परेचर, सर्दी से गर्मी और गर्मी की सर्दी में ये अक्सर हो सकती है जिन लोगों को ये है, इन्फेक्शन या एलर्जिन के थ्रू भी होती है, और अक्सर इसका शुरुआत होती है जब आपको हल्का सा आपको पता चलेगा कि जुकाम है, जल्दी ही खांसी हो जाती है और जल्दी ही उसमें वीजिंग आ जाती है, और तुरंत ही कुछ 1 घंटे में भी हो सकता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाए और बच्चा नीला पड़ जाए। अगर फैमिली में थोड़ी एस्थमा की टेंडेंसी है तो ये आ सकती है, बच्चों में भी ये टेंडेंसी दोबारा आ सकती है। इस केस में भी हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और हो सकता है कि बच्चे को तुरंत ऑक्सीजन देने की भी जरूरत पड़े। और अगर ये प्रवृत्ति बच्चे में है तो माता को डॉक्टर से सीख लेना चाहिए कि अगली बार जब बच्चे को ऐसा हो तो तुरंत बच्चे को राहत पहुंचाने के लिए वो क्या करे जब तक कि वो डॉक्टर के पास ना पहुंचे। तो ये बात भी माता सीख लें कि किस प्रकार बच्चे के अस्थमा को, और इनफैक्ट अगर बच्चा प्री स्कूल जाता है तो उनको बता भी देना चाहिए, जो प्री स्कूल टीचर हैं उनको बताना चाहिए कि बच्चे को टेंडेंसी है अस्थमा की, क्योंकि कई बार स्कूल में भी हो सकता है बच्चे को ऐसा हो जाए। तो प्री स्कूल टीचर को पता होना चाहिए कि अगर इस बच्चे को ऐसा होगा तो मुझे क्या करना है। अगला इलनेस देखते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित, वो है निमोनिया। निमोनिया यानी अब इन्फेक्शन जो है वो लंग्स में आ चुका है। ब्रोंकाइटिस जो था वो अभी इन्फेक्शन था एयर पैसेजेस का, जो एयर ट्यूब्स थी हमारी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। अब जब उससे भी गहरा इन्फेक्शन चला जाता है, लंग्स में पहुंच जाता है, तो तब उस इन्फेक्शन को हम कहते हैं निमोनिया। ये वायरस या बैक्टीरिया किसी से भी हो सकता है, और इसका कॉज यही है कि जैसे ही ब्रोंकाइटिस बढ़ता है वो परिवर्तित हो जाता है निमोनिया में, जब इन्फेक्शन जो है वो लंग्स पे चला जाता है। अक्सर ये बच्चों में और बूढ़े लोगों में निमोनिया ज्यादा होता है, क्योंकि उनका जो शरीर है वो उतना ताकतवर नहीं होता है, उतना मजबूत नहीं होता है, इसलिए किसी भी इन्फेक्शन के प्रति उनकी रोग निरोधक क्षमता जो है उतनी नहीं होती है। और जब बच्चे मान लो किसी कारण वो उनका शरीर और वीक हुआ है, फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स हुआ या मीजल्स हुआ, और उसके बाद बच्चे को कोई खांसी जुकाम का इन्फेक्शन लग गया, तो वो तुरंत उसके लंग्स में भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे का शरीर ऑलरेडी कमजोर पड़ गया है मीजल्स या चिकन पॉक्स या इस प्रकार की बीमारी से, तो अब जो ये निमोनिया इत्यादि के इन्फेक्शन है बच्चे को तुरंत जल्दी से ही हो जाएंगे। इसलिए इलनेस में भी बच्चे का न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों की एक थोड़ी सी गलत धारणा ये हो जाती है कि कई लोग तो ये असल में मानते हैं कि बच्चे को अगर बीमारी है तो खाना खिलाने की, ज्यादा खिलाना नहीं देना चाहिए, हमें खाना कम देना चाहिए क्योंकि बच्चे में अभी हिम्मत नहीं है खाना डाइजेस्ट करने की। तो ये धारणा भी हमारी गलत है थोड़ी। अगर हम उसको फिर भी इजीली डाइजेस्टेबल फूड देना चाहते हैं तो वो दें, थोड़ा सा ज्यादा पका के खाना दें ताकि वो नरम ज्यादा हो जाए और बच्चा उसे खा सके, पर खाना बंद करना ये सही नहीं है। कॉमन इन्फेक्शन जो छोटे बच्चों को हो जाता है वो है वूपिंग कॉफ। ये अक्सर 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों में ही होती है, और यदि समय पे बच्चे को पहले ही टीका लगा दिया गया है तो बच्चे को ये इलनेस होती भी नहीं है। अब इसमें क्या है, खांसी बहुत होती है, काफी मुश्किल लगती है वो बच्चे को, खांसी बहुत लगातार नॉन स्टॉप सी खांसी रहती है, और एंड में एक वूप की साउंड आती है जिससे, और लास्ट में बच्चे को इतनी खांसी होती है कि उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो यूजुअली ये चीज जानलेवा तो नहीं है, परंतु ये चीज जो है ये बच्चे को काफी मुश्किल करती है और इसमें
बच्चा 2-3 महीने तक ये रहती है खांसी। उस महीने में अगर लगातार बच्चे को इतनी तेज खांसी होगी फॉलोड बाय वॉमिटिंग, तो बच्चे का सारा खाया पिया भी उसको कुछ नहीं लगता है, तो इसके बीमारी के बाद काफी बच्चे का वजन भी गिरता है। तो इसकी बेस्ट बात यही है कि ये इम्यूनाइजेशन से इससे बचा जा सकता है। तो वंस अगेन आधी बीमारियां जिनका हम डिस्कशन करते हैं उनको इम्यूनाइजेशन के थ्रू बचा जा सकता है, बाकी आधियों का अच्छा खाना खा के बचा जा सकता है, और जो अच्छा अपने आसपास स्वास्थ्य करके रखा जा सकता है। तो ये बात पे हम ध्यान दें। अगर परंतु फिर भी वूपिंग कॉफ हो ही गया है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, परंतु जो दवाइयां हैं वो केवल पहले सप्ताह में ही काम करती हैं और 3 महीने तो लगेंगे ही इस कंडीशन को ठीक होने के लिए। एक और जो हमारी इलनेस थी जो छोटे बच्चों में भी हो जाती है वो है ट्यूबरकुलोसिस। ये किसी भी उम्र के बच्चे को इफेक्ट कर जाती है, व्यक्ति को इफेक्ट कर जाती है, और अक्सर हम टीबी को सांस के श्वसन तंत्र की बीमारी के साथ हम सोचते हैं कि टीबी लंग्स का ही होता है, परंतु टीबी हमारा कहीं का भी हो सकता है। तो इसके अक्सर आम सिम्टम्स हैं, खांसी होती है, शाम के समय में हल्का सा बुखार होता है, और कई बार तो ये सिम्टम भी नहीं होते हैं और केवल इतना ही होता है कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है या वजन गिर रहा है। तो अगर बच्चा जिस प्रकार से उसे बढ़ना चाहिए वैसे नहीं बढ़ रहा है, या अचानक बच्चे का वजन गिरने लगता है और आपको उसका कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है, बाकी सब ठीक है, कुछ बुखार वुखार कुछ भी नहीं है, तो ये आपको इसमें थोड़ा सा ये हो जाना चाहिए कि हो सकता है बच्चे को टीबी हो। और टीबी जो है वो किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, स्पेशली जो हमारे लिम्फ ग्लैंड्स हैं वहां पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कभी कभी देखेंगे बच्चों की गर्दन के पीछे सूजन है तो वो टीबी का सूचक है। हड्डियों का टीबी भी होता है। अब वंस अगेन टीबी के जो कीटाणु है वो हवा में हर समय रहते हैं, और एक व्यक्ति जिसको टीबी हो गया है उसके खांसने और छींकने से ये कीटाणु दूर दूर तक फैलते हैं। तो जो लोग खासकर भरे इलाकों में रहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा जनसंख्या एक साथ है, वहां पे टीबी होने का चांस ज्यादा है। और जब ऑलरेडी बॉडी वीक है बीमारी के कारण, या प्रोटीन इत्यादि बॉडी में शक्ति नहीं है, न्यूट्रिशन खराब है, कैल्शियम की कमी है, ये सब बीमारियां हो चुकी हैं, मलेरिया, डायरिया, मीजल्स, तो टीबी को पकड़ लेना बड़ा आसान हो जाता है बच्चे के लिए। और टीबी का इलाज केवल अस्पताल में हो सकता है। टीबी सस्पेक्ट अगर लगता है ऐसा कुछ तो तुरंत हम बच्चे को अस्पताल में लेके जाएं, उसका वहां पे वो टेस्ट करेंगे पता करने के लिए कि टीबी है या कुछ और है, और फिर जो भी वो ड्रग्स दें, जो भी दवाइयां दें, मेन बात यह है कि वो सारी दवाइयां जो हैं वो हमें खा लेनी है। अक्सर क्या होता है, क्योंकि टीबी का इलाज होता है काफी लंबा, इट्स अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, 5-6 महीने का तो होता है, और रोज ड्रग्स खाना खिलाना थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लगता है, खासकर बच्चों को। कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रत्यक्ष सिम्टम्स थे, जो आपको ऊपर से खांसी कम हो गई, जो ऊपर से दिखाई देने वाले सिम्टम्स थे, खांसी कम हो गई, नाक बहना कम हो गया, तो माता ये सोच सकती है कि अब तो मेरा बच्चा ठीक हो रहा है, बाकी की और अभी तो 1 महीने की दवाई रहती है, पर क्या जरूरत है, बच्चा तो ठीक हो रहा है। तो ये भी गलत बात है। टीबी की जो भी दवाई अगर दी गई है किसी भी फैमिली मेंबर को, क्योंकि अगर किसी एडल्ट को भी होगी तो बच्चे को भी मुश्किल हो सकती है उसमें होने की टीबी, तो टीबी की जो दवाई दी गई है उसको पूरा खाना है, और इवन इफ सिम्टम्स डिसअपियर, तो टीबी की दवाई बंद नहीं करनी है डॉक्टर के किए बिना, जब तक कि डॉक्टर इस बात का ओके ना दे दे। बीसीजी का ट्रीटमेंट लंबा है और इसकी प्रिवेंशन सीधा बच्चे को पैदा होते ही बीसीजी का टीका लगा है या नहीं इससे की जा सकती है। तो आज हम प्रोग्राम यहीं खत्म करेंगे। कल फिर हम DEC 2 के अगले जो इलनेसेस के चैप्टर हैं उसी पे बात करेंगे।